का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन टीएमसी और खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केंद्र की तरफ से किसानों को किसी तरह की मदद मिले। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं देना चाहती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि केंद्र ये पैसे राज्य सरकार को दे, ताकि टीएमसी किसानों के हिस्से से अपने चुनाव के खर्च का हिस्सा निकाल सके। दूसरी तरफ कभी ममता के खास रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। जाहिर है उनके निशाने पर भी आज ममता ही होंगी। पीएम किसान निधि अभी 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज करेंगे। डायरेक्टली 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। मगर पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रेवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से अमित सिंह हमारे साथ हैं और बीरभूम से सोमराज बनर्जी हमारे साथ हैं और अब थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ होंगे। देखिए इस वक्त दिख रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट है, जरा बताइएगा। और बीजेपी तो सीधे तौर पर यहाँ ममता सरकार को घेर रही है कि किसानों का हित नहीं चाहती है, फंड जुटाने की कोशिश में जुटी है टीएमसी। जी हाँ, बिल्कुल। केवल जो बीजेपी ही नहीं बल्कि जो अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं वो भी लगातार ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि किसानों का हक किस तरीके से पीएम किसान योजना के तहत जो पैसा डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में केंद्र सरकार भेजती है, उससे ममता सरकार कह रही है कि पहले केंद्र के जरिए उन्हें पैसे दिए जाए और उसके बाद वो वितरित करेंगी। तो उसी को लेकर संदीप पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 बजे प्रधानमंत्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी में संबोधन करेंगे शताब्दी समारोह के मौके पर। और इस बीच इस वक्त मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। अर्पिता, अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, सांसद हैं बैरकपुर से, और तमाम इनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और प्रोजेक्टर तैयार है। मैं एक नज़र अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद से बोलूँगा कि दिखाएं प्रोजेक्टर। जो प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे 11 बजे, वो इस प्रोजेक्टर के जरिए पार्टी कार्यालय में मौजूद जितने भी कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ से पीएम को सुनेंगे। और तमाम कार्यकर्ता हैं। सीधे हम अर्जुन सिंह से बातचीत कर लेते हैं। किसानों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है ममता सरकार पर, कह रही है कि जो किसानों का पैसा सीधे केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में भेजती है उसे ममता सरकार कह रही है कि हमें दीजिए, हम देंगे। देखिए, हमलावर कुछ नहीं है। हमारा पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ से वो पैसा अपने और अपने जो उनका करप्शन सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है अपने परिवार का, उसमें वो रुपया जाएगा नहीं। और बेनिफिशियरी के पास पहुंचने से उनको तकलीफ़ है, क्योंकि लोगों के पास पहुंचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा रुपया का मालिकाना हक लेना चाहती हैं। जिस तरह से उम्फान में जब 1,000 करोड़ रुपया आया, उसके बाद उन्होंने एकदम उस पैसे को सीधे अपने पार्टी के कैडरों, अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों ने इस तरह से पैसा का मिसयूज किया। 9 करोड़ किसान हैं। संदीप पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि 9 करोड़ किसान को सीधे केंद्र सरकार भेजना चाहती है उनके अकाउंट में पैसा, लेकिन ममता सरकार कह रही है कि उनके जरिए दिया। ममता इसलिए, हम तो पहले ही बता रहा हूँ कि ममता उस पैसे का अपने ढंग से यूज करना चाहती है। जैसे देखिए, स्मार्ट सिटी में पैसा आया, उस पैसा को ग्रीन सिटी बना दिया गया। आज चावल में सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, उस पैसे को वो बोलती है कि मैं देती हूँ।
इसी तरह से आज हर वो पैसा जहाँ केंद्र सरकार का करीब 57 ऐसा प्रोजेक्ट है जो पैसा वो नहीं लेती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जाता है और बेनिफिशियरी को जाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनके परिवार को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट है वो नहीं मानना चाहते। बीते कल विजुअल्स आए थे, देखने को मिला था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे खरदा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। क्या था वो मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको आर्म्स देकर वहाँ एक तालिबानी इंस्पेक्टर लाया गया है, और शमशेर अली, जो यहाँ लोकसभा के चुनाव में मेरे जगदल थाने में भी था, और वो तालिबानी ने इस तरह से थाने में पीट कर, जैसे जालियांवाला बाग में घेर के मारा गया था भारत के लोगों को, देश के लोगों को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, उसी तरह से कल उसने पीट माने थाने के अंदर घेर कर मारा है। उसमें महिलाएं घायल हैं, पुरुष घायल हैं। आप डायरेक्ट विजुअल भी देख सकते हैं कैसे उनके ऊपर जुल्म किया गया। ये आए दिन की घटना हो गई है। पश्चिम बंगाल में पुलिस और गुंडों का राज है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो एकदम तृणमूल का झंडा लेकर घूम रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, पीएम का संबोधन 11 बजे है, पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। सारे लोग, कुछ लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। पीएम का संबोधन जो है हमारे लिए एक उपदेश मिलता है, हम उसको ग्रहण करते हैं और उसी पर कार्य करते हैं। उपदेश मिलता है और ग्रहण करते हैं, ये कहना है अर्जुन सिंह का, जो कि सांसद हैं बैरकपुर से। और मैं एक बार फिर अर्पिता आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो पुरुष हैं, जो यूथ हैं, वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रोजेक्टर सामने है अर्पिता, और इस प्रोजेक्टर के जरिए जो पीएम का संबोधन होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, उस संबोधन को वो ये लोग सभी लोग सुनेंगे। अर्पिता, देखिए, अभी जब आप बात कर रहे थे बीजेपी के नेता से, तो उनका खासतौर पे ये कहना था कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र की तरफ से चलाई जा रही हैं और पश्चिम बंगाल में इसलिए नहीं ली जा रही हैं क्योंकि सीधे जो खाते में है वो पैसा जाता है, ममता सरकार को नहीं मिलता है। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ममता ने इनकार कर दिया कि वो नहीं स्वीकारेंगी? जरा पूछिए तो। जी अर्पिता, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। अमित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल ये है कि जरा बीजेपी नेताओं से पूछिए। वो कह रहे हैं ना कि ममता सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को मना कर दिया है। जरा पूछिए कौन कौन सी योजनाओं को मना कर दिया ममता सरकार ने। जी हाँ, बिल्कुल, हम सीधे इनसे बात कर लेते हैं अर्जुन सिंह से। अब कौन कौन से ऐसी योजना है जिसे ममता सरकार ने मना किया है, जो लाभ सीधे जनता तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची? जैसे मैं आपको बता दूं, एक महिला सशक्तिकरण का जो प्रोजेक्ट है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको, उसमें उनको रिहैबिलिटेशन के लिए जो पैसा आता है, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नकार दिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे नीचे स्तर पर है, जहाँ पर जो अन्य राज्यों में करोड़ों रुपया वहाँ लिया गया, यहाँ उसको चालू ही नहीं किया गया। दूसरा, आपको मैं बता दूं, पूरा लिस्ट तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा स्मार्ट सिटी का रुपया उन्होंने मात्र बंगाल में सिर्फ एक शहर स्मार्ट सिटी के रूप में पैसा आया, और उस पैसा को उन्होंने ग्रीन सिटी के रूप में तब्दील करके, और वो बहुत सामान्य रुपया, जो अन्य जैसे उत्तर प्रदेश में 20 से ऊपर स्मार्ट सिटी का पैसा वहाँ काम कर रहा है, स्मार्ट सिटी में काम भी हो रहा है, और बिहार से झारखंड में भी कम से कम समझ लीजिए कि करोड़ों रुपया वहाँ आया, छोटा सा एक राज्य होते हुए भी। और मैं एक और बता दूं, मुझे जो याद है अभी तुरंत तत्कालीन, हमारे जो यूथ के लिए एक स्किल्ड ट्रेनिंग का जो रुपया आता है, जो डायरेक्ट हमारे उनके बेनिफिशियरी को डायरेक्ट पहुंचता है, वो काम यहाँ नहीं होता है। आपको पता है जगजीवन राम छात्र आवास योजना जो है छात्रावास के लिए, वो यहाँ यूज नहीं होता है, यहाँ नहीं लाया जाता, उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। दूसरा आपको मैं बता दूं कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो उनको ट्रेनिंग का लिए पैसा आता है, वो रुपया यहाँ यूज नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे, तो इस तरीके से अनेक आरोप है ममता बनर्जी पर। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच बीती रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में
खरदाव पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। और इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने भी ले गई और थाने के भीतर भी पुलिस वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए नजर आए। तो 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से अचानक यहां पर लाठीचार्ज किया गया। काफी देर तक अफरा तफरी का ऐसे ही माहौल बना रहा और देखिए जमकर लाठियां यहां पर भांजी गई हैं। उसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही कि कुछ कार्यकर्ताओं को यहां पकड़ा भी गया, उन्हें थाने ले जाया गया और थाने ले जाकर भी उनकी जमकर पिटाई हुई है। तो किस तरीके की स्थिति जरा पश्चिम बंगाल में है, वहां प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हो रहा है और न सिर्फ लाठीचार्ज, वहां पर महिलाओं को भी देखिए आप बख्शा नहीं जा रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता यहां पर देखिए नजर आ रही हैं जो वहां से हटने और भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जमकर लाठियां बरसी। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে, বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই। পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। जल्दी से हम वीर भूमि का भी रुख कर लेते हैं। सोमराज बैनर्जी हमारे साथ हैं। सोमराज, एक तरीके से देखिए इस तरीके की खबरें भी सामने आती रहती हैं। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं पुलिस वाले जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। फिलहाल आपके पास ताजा अपडेट जल्दी से पहुंचाएं। एक बार क्वेश्चन थोड़ा और बार पूछेंगे? सोमराज, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोलिए। ठीक है सोमराज, मेरा सवाल ये कि आज क्या क्या रहने वाला है वहां पर, जरा वो अपडेट जल्दी से पहुंचा दे पहले। देखिए, आज विश्व भारती में जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम है कुछ ही देर में ये स्टार्ट होगा। जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है विश्व भारती में सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, सुबह 12 नून तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप देख ही सकते हैं, मैं विश्व भारती के बाहर में ही हूँ। विश्व भारती का जो आम्रकुंज जो मैदान है, वो मैदान पे ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होगा। कुछ ही देर में ही वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलेंगे। विश्व भारती का जो सेंटेनरी का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, उस सेलिब्रेशन में मेन स्पीच देंगे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहेंगे, स्टेट का गवर्नर भी रहेंगे। गवर्नर जगदीप धनखड़ वो आ रहे हैं विश्व भारती कैंपस में, कुछ ही देर में ही पहुंचेंगे। आप देख ही सकते हैं जो विश्व भारती का जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज है, वो सभी यहाँ पे है। एक एक करके सब अंदर में जा रहे हैं, क्योंकि जो कोविड सिचुएशन है, ये कोविड सिचुएशन के लिए जो स्टूडेंट्स और जो फैकल्टीज है, वो जो सभी को इन्विटेशन नहीं भेजा गया। कुछ फैकल्टी के सामने से कुछ और स्टूडेंट्स से कुछ स्टूडेंट को ये इनविटेशन दिया गया है। करीबन 200 स्टूडेंट्स और फैकल्टी और स्टूडेंट्स लेकर करीबन 200 लोग यहाँ पे रहेंगे। विश्व भारती का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, हम जानते हैं जो इस सेंटेनरी जो सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भेजा गया था क्योंकि विश्व भारती में आने के लिए। मगर हम देखे थे कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पे आए थे, विश्व भारती में आए थे और विश्व भारती कैंपस वो विजिट किया था। विश्व भारती के कैंपस काफ़ी सारे जायगा में गए थे। संगीत भवन, विश्व भारती का जो संगीत भवन है, जो हेरिटेज प्लेस है, वहाँ पे भी गए थे। तो अमित शाह आए थे। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या बोलते हैं ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन को लेकर, उसका क्या बोलना है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जानते ही है विश्व भारती के कुछ ही देर आगे जो कोविड सिचुएशन है उसके पहले काफ़ी दिनों तक विश्व भारती का स्टूडेंट एजुटेशन था, एनआरसी को लेकर एजुटेशन था, सीईओ लेकर एजुटेशन था। तो उसके आधार में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उसके वो देखने के लिए आए हैं स्टूडेंट लोग, और वही देखना है अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व भारती में क्या बोलते हैं। ठीक है सोमराज, जरा रहिए साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। सोमराज, यानी 11 बजे देखिए संबोधन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या किसी प्रकार की सौगात भी मिल सकती है या क्या खास रह सकता है उनके संबोधन में?
देखिए, पहले ही तो जो एनआरसी और सीईओ को लेकर विश्व भारती का स्टूडेंट्स जो एजिटेशन किया था उसके आधार में कुछ बोल सकते या नहीं बोल सकते वो भी देखना है। उसके बाद में विश्व भारती का जो काफ़ी दिन पहले जो घटना घटी है यहाँ पे पांचिल जो घटना घटी थी उसके आधार में क्या बोलता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भी विश्व भारती के जो काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी का रीज़न है, क्योंकि हम जानते हैं जो विश्व भारती का सिक्योरिटी का डिमांड है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का डिमांड है, उसके आधार में विश्व भारती को चांसलर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उसके आधार में क्या बोलते हैं तो इस बारे में ही अभी देखना है जो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर। और आप देख ही सकते हैं जो अगर बंगाल में काफ़ी रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर आप देख ही सकते हैं जो बीजेपी भी क्या कर रहा है, तृणमूल भी क्या कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर। तो अभी देख रहे हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी में स्पीच में क्या बोलते हैं उसके वही देख रहे हैं विश्व भारती का जो स्टूडेंट्स है, विश्व भारती का जो फैकल्टीज है, एमन की बंगाल के लोग आज देखेंगे जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व भारती का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन है उसके प्रोग्राम में। बिल्कुल। देखिए, उधर बीजेपी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के लिए ममता सरकार को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि खड़दा पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य में महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। अमित, वहां पर आपके साथ बीजेपी के कई नेता हैं, जरा उनसे पूछिए कि ममता का ये रुख क्या दिख रहा है उनको कि महिला कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं, उन पर भी जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। जी अर्पिता, अगर बताऊं तो जो कल लाठीचार्ज हुआ, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे और लाठीचार्ज हुआ है। खड़दा इलाका है जहां पर लाठीचार्ज हुआ है और महिलाएं दरअसल वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रही थी और थाना घेराव का एक कार्यक्रम उनका प्रदर्शन था, वहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। थोड़ी देर पहले मैं जो यहाँ पर सांसद मौजूद थे, उन्हीं का संसदीय इलाका है, उनसे जब मैंने बातचीत की इस पूरे मसले पर तो उन्होंने कहा कि केवल ये एक घेराव था और इस तरीके से प्रदर्शन होते रहते, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब फिलहाल वो प्लान कर रहे हैं कि उस जो बीते कल जो पूरा मामला हुआ है उस मामले पर क्या इनको अगला कदम उठाना है, तो उसको लेकर प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ साफ आरोप है कि इस तरीके से राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरीके से जो पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल होता है, जो लाठीचार्ज विरोधी पार्टियों पर किया जाता है, उसको लेकर ही लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी लगातार जो राज्यपाल हैं यहाँ के धनखड़ वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो सांसद है अर्जुन सिंह, इनका साफ साफ ये कहना है कि जो कल लाठीचार्ज हुआ है उसका वो निंदा करते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अब अगला कदम क्या उठाना है, जो लाठीचार्ज हुआ है क्या उसको लेकर ये कोर्ट में जाएंगे या फिर क्या करेंगे, ये जल्दी बताएंगे। जी तो देखिए, एक तरफ जहां टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते रहते हैं, कल हमने लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देखी, आज प्रधानमंत्री देखिए दूसरी तरफ 11 बजे संबोधित करेंगे क्योंकि आज विश्व भारती शताब्दी समारोह है, क्या कहते हैं उस पर भी नजर होगी। इन सब के बीच ममता का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी आज पहली बार ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में ममता सरकार के खिलाफ बड़ी पद यात्रा करने जा रहे हैं। शुवेंदु पश्चिम बंगाल में बड़े प्रभाव वाले नेता माने जाते हैं। कभी ममता के खास मंत्री और रणनीतिकार रहे शुवेंदु अधिकारी आज ममता की नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाने जा रहे हैं। शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, याद होगा आपको जब शुवेंदु अधिकारी बगावती रुख दिखा रहे थे और ऐसे ही मंच पर बैठे थे तो टीएमसी के नेता कह रहे थे भैया वो देखिए खिलाफ तो नहीं बोल रहे ना अभी, लेकिन अब तो आज वो खुलकर खिलाफ बोलेंगे। आप क्या कहेगी ममता सरकार? नहीं, ममता सरकार क्या कहना, वो तो दुनिया कह रही है, वो तो कह चुके ना। लेकिन एक मजेदार बात बताएं, एक बार मैं 15 दिन के लिए छुट्टी गया हुआ था, जब टेलीविजन पे आया तो एक प्रवक्ता जी जो थे वो अपनी पार्टी को गाली दे रहे थे, तो हमने उनको डांटा। हमने कहा क्यों भाई, तुम तो अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों हो? तो एंकर ने मुझे बताया कि ऋषि जी तो 10 दिन पहले पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हो गए। तो ये मनोरंजक दृश्य होता है हम लोगों के लिए। वहां क्या करेंगे वो जाके करें, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों का ये बड़ा मनोरंजक दृश्य होता है। अब वो हम तो एक एक शब्द पे नजर रखेंगे, क्योंकि हमें इनका नंदीग्राम के दौरान में इनका वो सारे भाषण याद हैं जो ये लेफ्ट के खिलाफ दिया करते थे। तो अब वो तुलना करने में मजा आएगा कि वो जो भाषण लेफ्ट के खिलाफ देते थे वही शब्द ममता की जय जयकार करते थे। तो
तो आज क्या करेंगे, इन नेताओं की ये चकरघिन्नी है, इसको एंजॉय करो, इससे ज्यादा इसमें हम लोगों को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, रहिए जरा साथ। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा के ऐलान के बाद ही टीएमसी में भी बौखलाहट दिखाई देनी शुरू हो गई है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के पद यात्रा से टीएमसी को भारी नुकसान होने जा रहा है उस इलाके में। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी वो एक यंग जनरेशन का लीडर है, लेकिन किस पार्टी का लीडर था? तृणमूल कांग्रेस का लीडर था। अभी किस पार्टी में है? बीजेपी में है। तो उसका खुद का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना मास उसका साथ है, उसका टेस्ट किधर हुआ? ममता जी जब पार्टी किया था, खुद पार्टी किया और कॉल दिया था कि यहाँ पर एंटी सीपीएम जो पार्टीज है वो सीपीएम को हराने के लिए एक मंच पे आ जाइए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर उनका पास मास सपोर्ट होता तो एक बार ममता जी के जो मास बेस है वो यूज कर रहे हैं। अभी बीजेपी का पास तो उसका सपोर्टर्स है, वो मंच पे वो है, लेकिन उनका खुद का पास क्या है, उसका टेस्ट किधर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टीएमसी का कोई आने जाना नहीं है। अमित, ये जो पदयात्रा निकालने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कितने बजे से होगी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये खास होने वाला है। अभी मंच भी अलग है और पार्टी भी अलग है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो पदयात्रा है, दोपहर में शुभेंदु अधिकारी का पदयात्रा होगा। और खासतौर से बताएं कि जो ये पदयात्रा है, इस पदयात्रा को काउंटर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में जो पार्टी है, उसने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जैसे ही पदयात्रा खत्म होगा, उसी पदयात्रा के बाद टीएमसी ने सुजाता मंडल और कुणाल घोष को वहाँ पर एक जनसभा संबोधित करने के लिए कहा है। और ये जो तमाम बड़े लीडर्स हैं टीएमसी के, वो कोलकाता से पश्चिमी मेदिनीपुर की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो शुभेंदु अधिकारी का जो ये पदयात्रा है, मेदिनीपुर के इलाके में, खासतौर से जो बताया जाता है कि मेदिनीपुर के इलाके में शुभेंदु अधिकारी का काफ़ी दबदबा है, वहाँ काफ़ी उनका अच्छा होल्ड है, लोगों का जो मास एक अपील है वहाँ पर उनका। लेकिन उसी को कम करने के लिए टीएमसी ने एक रणनीति तैयार की है। और उसी रणनीति के तहत सुजाता मंडल, जो अभी हाल ही में टीएमसी उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें भेजा जा रहा है, कुणाल घोष को भेजा जा रहा है, और भी दूसरे जो बड़े नेता हैं टीएमसी के, वो भी जा रहे हैं पश्चिमी मेदिनीपुर में। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा सा। देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखाई दिया। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखे। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी बंगाल को इस खून खराबे से मुक्ति दिलाएगी। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। दिलीप घोष जी, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक और कार्यकर्ता की आपकी हत्या कर दी, तृणमूल कांग्रेस इनकार कर रही है। तृणमूल जो खून करता है कभी स्वीकार करता है क्या? हर रोज टीवी में लाश दिखाई देता है, पेपर में फोटो आती है। यही यहाँ की सुबह उठकर हम इसी समाचार को सुनते हैं। बंगाल की इस प्रकार हिंसा की राजनीति से लोग बोर हो चुके हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं और भाजपा ही इससे मुक्ति दिला सकती है। मैंने गृह मंत्री से बात की थी उस ट्रक पे जिस पे आप थे, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे हम जब हमारी सरकार आएगी तो। बिल्कुल जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। खूनी हो और खून में मदद करने वाले हो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका हर चीज़ का जाँच होगा। खाली इतना ही नहीं है, जो यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, पंचायत से पार्लियामेंट मेंबर तक जुड़े हुए हैं, इनकी भी जाँच होगी और उसका बराबर उसका हिसाब होगा। सर, इस हत्या को लेकर क्या आप लोग कोई डेलीगेशन भेज रहे हैं या आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हत्या तो देखिए, इसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, एजिटेशन बंद जो भी करना है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, इलेक्शन कमीशन, महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल तक हमने ज्ञापन दिया है, उनको जानकारी दी है, पूरी लिस्ट भेजा है।
और आपको भी हम बात बीच में बताते रहते हैं। तो जो लोकतांत्रिक पद्धति में जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं, और ये जो बलिदान है हमारे कार्यकर्ताओं का, ये बेकार नहीं जाएगा। इस बलिदान के माध्यम से बंगाल में जागरण हो रही है और इसी के माध्यम से परिवर्तन भी होगा। शेषनारायण जी, देखिए, एक तरफ तो ये हिंसा जो वहां होती रहती है, ऐसी हिंसक झड़प होती रहती है, वो अलग, जिसको बीजेपी लगातार निशाने पर लेती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आज पदयात्रा करेंगे शुभेंदु अधिकारी, एक बड़ा चेहरा है, वो फर्क डालेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई, और ये कहा गया कि ममता चाहती हैं कि किसानों के खाते में ना जाए, ये उन्हें मिले और वो तय करेंगी कि आखिरकार किन किन किसानों को कितने पैसे देने हैं। ये एक अलग राजनीति अब शुरू हुई है। ये तो ममता की बेवकूफी है। वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी होता है, वो तो हमारे भी अकाउंट में आता है। हालांकि मेरे भाई बेचारे उनके अकाउंट में नहीं आता, वो लोकल लेवल पे लेखपाल गड़बड़ बहुत करते रहते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री लेखपाली का काम करेगा, बदले की भावना से काम करेगा, किसानों के जो जाता है 2,000 रुपए, वो बहुत होता है भाई। और वो मदद बीज में और खाद में मदद में आता है, तो मेरे भी अकाउंट में आता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैंने इतनी पैसे मिलते हैं, उससे उतना नहीं, लेकिन किसान के रूप में जो आपको बेनिफिट है वो तो उसको क्यों हड़प कर रही है वो? ये तो उनकी यही उनकी हठधर्मिता है जो उनको कहीं का नहीं छोड़ रही है। जो मैं कहूंगी वही सच है। यही काम इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। उनके साथ भी एक अभिषेक बनर्जी था, क्या नाम उसका, उनका बेटा संजय गांधी, वो मनमानी करता था, वो उसको जस्टिफाई करती थी। वही खेल कर रही है। कैसे भाई, क्यों आप किसानों का पैसा क्यों लेंगे? वो किसान न मोदी का पैसा है, न ममता का पैसा है, वो तो जनता का पैसा है। वो जन कल्याणकारी राज्य का पैसा है, तो उनके खाते में जा रहा है। लेकिन ये कहेंगे नहीं, हम चौधराहट करो, हमारे गुंडों के लिए चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। हाँ, और इस बीच देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता पर समाज को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। अधीर रंजन ने बंगाल की दुर्दशा के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से हमारी मदद से सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों से सारे दहशतगर्द, सारे हिंसा वो किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के खिलाफ। अब बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलते हो, लेकिन दिन रात आप कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को खत्म करने की हर संभव प्रयास कर रही हो। अमित का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती शताब्दी समारोह में जुड़ेंगे, और वहां क्या खास तैयारी, अमित जरा तस्वीरों से दिखा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो तैयार है। सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्टर यहाँ पर तैयार है। जो युवा कार्यकर्ता खास तौर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ भी आप इस पार्टी ऑफिस में तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, वो हर तरफ जो है युवा कार्यकर्ता, महिलाएं और जो नेता मौजूद हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, काफ़ी कम उम्र लग रहा है, क्या PM का स्पीच सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर? जी, मोदी जी का स्पीच ही सुनने आया हूँ। मोदी जी का स्पीच सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को लेकर कल खड़दा में लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, क्या था पूरा मामला? ये था कि मेरा हाथ फुला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा छिला हुआ है। हमारे एक मित्र हैं जॉय साहब। और बड़ी खबर इस वीक आ रही है, ममता विश्व भारती नहीं जाएंगी। कार्यक्रम का हालांकि उन्हें न्योता मिला था, लेकिन ममता की तरफ से इस पर जवाब नहीं मिला है। विश्व भारती में PM का संबोधन है। इसी बीच बता दें 11 बजे ये संबोधन होना है। उसी बीच बड़ी खबर ये कि ममता विश्व भारती का ये जो कार्यक्रम है शताब्दी समारोह, उसमें शामिल नहीं होंगी। कार्यक्रम का हालांकि उनको न्योता मिला था, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, जो संदेश दे रहा है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में जाने का फैसला लिया था। 11 बजे आज उनका संबोधन होना है, लेकिन इस बीच ये खबर कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में विश्व भारती शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगी, वो नहीं जाएंगी। हालांकि न्योता उनको भी भेजा गया था, जवाब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। अमित, देखिए, कार्यक्रम का न्योता मिला, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जवाब नहीं आया है।
जी, इसीलिए बता रहे हैं कि सूत्रों की माने तो अब ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के ऑफिस की तरफ से, दफ्तर की तरफ से, विश्व भारती की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। विश्व भारती की तरफ से न्योता जो है प्रधानमंत्री को भी भेजा गया था, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया था, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है, तो इसलिए माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगी। फिलहाल 11 बजे जो तय समय है, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होंगे, वो संबोधित करेंगे। जी ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, इस वक्त बड़ी खबर, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। इससे पहले उत्तर 24 परगना में बीजेपी ने अपने एक कार्यकर्ता की हत्या के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी का टीएमसी पर हत्या का आरोप। पूर्व मेदिनीपुर में पत्थरबाजी, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पूर्व मेदिनीपुर में सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि जब उसके कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे, तभी टीएमसी के लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हैं पूर्वी मेदिनीपुर के एक इलाके की, जहां सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी में भी जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि पहले तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू किया और फिर उसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यालय पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताके आहत करा হয়েছিল, তারই প্রতিবাদে আমরা এই পদযাত্রা করছিলাম। আমরা শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা করে ফিরে যাওয়ার সময় তৃণমূলের হারমাত চিটিংমার চটচট্টা কিছু নেতা উগ্রপন্থীদের নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন নির্বাক দর্শক চাটুকার যেন মোজা পরাতে এসছে শাসক দলে। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। लगभग रोज ही पश्चिम बंगाल से राजनीतिक हिंसा की खबरें आती हैं। ताज़ा मामला है 24 नॉर्थ परगना से जुड़ा हुआ, जहां बीजेपी ने अपने एक कार्यकर्ता की हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में एक और सियासी हत्या, उत्तर 24 परगना में हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी का टीएमसी पर हत्या का आरोप। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल हैं और पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है। हर रोज टीवी में लाश दिखाई देता है, पेपर में फोटो आती है, यही यहाँ की सुबह उठकर हम इसी समाचार को सुनते हैं। बंगाल की इस प्रकार हिंसा की राजनीति से लोग बोर हो चुके हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं और भाजपा ही इससे मुक्ति दिला सकती है। बिल्कुल जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, खूनी हो और खून में मदद करने वाले हो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका हर चीज का जांच होगा। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी नेताओं से परेशान होकर लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। हम तो पहले ही बोला, ये चुनाव आने तक ये टीएमसी नहीं रहेगा, टूट जाएगा। लेकिन अभी टूट सकते, लेकिन पूरा टीम लेने के लिए बंगाल का भाजपा तैयारी नहीं है, इसीलिए वो नेटिंग सिस्टम कर दिया, सबको नहीं लेते हैं, इसीलिए अभी तक है। आरोपों के इस दौर के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए और राज्य को हिंसा मुक्त रखने के लिए प्रार्थना की। आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैंने प्रार्थना की है, कामना की है कि आने वाले समय में मां काली की कृपा हर नागरिक पर और प्रांत पर रहे, ताकि भय और हिंसा का वातावरण खत्म हो। सभी पार्टियां चाहती हैं कि बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव हो, लेकिन बंगाल की सत्ता की लड़ाई नाक का सवाल बनती जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ सभी पार्टियों के लिए आने वाले चुनाव सब्र का इम्तिहान साबित होंगे।